नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, और इस पर मैं सबूतों के साथ विस्तार से बात करूंगा। और इसके साथ ही यह भी बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देकर कांग्रेस ने एक आत्मघाती हमला कर दिया है। लेकिन क्लियर कट की शुरुआत बिग अपडेट के साथ। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी का सम्मान किया गया और इस मौके पर आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने उन्हें T20 वर्ल्ड कप की इनविटेशनल टिकट और भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की। इस दौरान स्टेडियम के अंदर और बाहर मेस्सी के फैंस की भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और धुंध का डबल अटैक हुआ है। ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद वजीरपुर और रोहिणी सहित कई जगहों पर AQI 500 के पार चला गया, जबकि इस साल का सबसे घना कोहरा भी इस समय देखा गया। धुंध और कोहरे की वजह से 60 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के कप सिरप रैकेट से जुड़ा हैरान करने वाला खुलासा हुआ है और इस रैकेट में 220 संचालकों के नाम से 700 से अधिक फर्म बनाने का खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर फर्म सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं बताए जा रहे हैं। फर्मों में अधिकृत कई लोग केवल दस्तावेजों में ही पाए गए हैं। ईडी का दावा है कि इन 700 से अधिक फर्जी फर्मों के जरिए अरबों की कमाई की गई है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा के सामने धरना दे रहे छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। धरना दे रहे छात्रों को पुलिस ने उठा लिया है। एहतियातन कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार को खत्म करने और पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र यूपीएससी के गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। एनआईए टीम ने 8 महीने बाद पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चार्जशीट एनआईए कोर्ट में दाखिल कर दी है। आज एनआईए की टीम भारी सुरक्षा के बीच चार्जशीट और हमले से जुड़े दूसरे सबूत लेकर जम्मू की एनआईए कोर्ट पहुंची। बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट में आतंकी संगठन जैश और टीआरएफ के नाम भी शामिल हैं। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दबंगों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। गुरुग्राम के कुख्यात बदमाश नरेंद्र उर्फ टिल्लू और उसके भाई रवि ने नगर निगम की 3400 वर्ग गज जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया था और इस जमीन पर अस्थायी तौर पर मार्केट चला रहे थे, जिसको गिराने के लिए बादशाहपुर थाना पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची और बदमाशों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाकर उन्हें मिट्टी में मिला। यूपी के एसआईआर में 4 करोड़ वोटर घटने पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि नाम कटने वालों में 90% बीजेपी के मतदाता हैं। वहीं अखिलेश ने कहा कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ना रहने से मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पा रहा। केंद्र सरकार अब मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आई है और आज सरकार संसद में बिल पेश करेगी और इसके तहत हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 152 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। वहीं मनरेगा के नाम बदलने पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना के नाम बदलने को लेकर जो बीजेपी की दोहरी राजनीति है वो अब सामने आ गई। राम मंदिर आंदोलन के संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का आज निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में दोपहर 12 बजे अंतिम सांस ली। वे 67 साल के थे। वेदांती की रीवा में रामकथा चल रही थी और इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें एयरलिफ्ट करके भोपाल एम्स ले जाने की तैयारी थी। एयर एम्बुलेंस पहुंच भी गई, लेकिन कोहरे की वजह से लैंड नहीं कर सकी। पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। अक्टूबर 2022 में यह बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कही थी, जो एक बार फिर से सच साबित हो रही है। और यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली आतंकी वारदात के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ जरूर होता है। पाकिस्तान कैसे दुनिया भर में आतंक का एक्सपोर्टर बना हुआ है और कैसे हर देश पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों से खौफजदा हैं और क्यों धरती पर होने वाली हर आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान का नापाक कनेक्शन होता है, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। तो जो तस्वीरें आपने देखी एक बार की फिल्मी सीन जैसा लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हजारों की भीड़
दो खूंखार आतंकवादियों की गोलियों से इसी तरह से वो निशाना बनी। बीच पर फेस्टिवल मनाने के लिए जुटे लोगों में ज्यादातर यहूदी थे। आतंकी उन पर करीब 10 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। पुलिस की कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया गया और दूसरे को पकड़ लिया गया, लेकिन तब तक त्योहार की खुशियां मातम में तब्दील हो चुकी थी। 15 लोग जान गंवा चुके थे, 45 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे। घायलों में 10 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग महिला शामिल है। जरा सोचिए कि क्या बीत रही होगी उन परिवारों पर जिनकी खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई, जिनके अपने उनके आंखों के सामने मार दिए गए, वो भी सिर्फ उस नफरत की वजह से जिसे हमारे पड़ोस का आतंकी मुल्क पाकिस्तान वजूद में आने के बाद से ही अपनी नस्लों को सिखाता रहा है। सिडनी के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। सिडनी में बेगुनाहों का कत्लेआम मचाने वालों का नाम साजिद और नवीद अकरम है। दोनों बाप बेटे हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया, जबकि उसका बेटा नवीद पकड़ लिया गया है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी वर्क ने हमलावर साजिद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। साजिद अकरम 1998 में पाकिस्तान से छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था और ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर उसने वेरेना नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की और शादी के बाद अपना वीजा जो है उसको पार्टनर वीजा में तब्दील कर लिया और तब से वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर ही ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। यानी कि साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। साजिद के बेटे नवीद का जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उस नाते वो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। अब जरा सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मॉडर्न और तरक्की पसंद देश में रहकर या पैदा होकर भी दोनों बाप बेटे आतंकी बन गए। ये बात एक बार की लोगों को हैरान कर सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों मजहबी तालीम के दौरान कट्टरपंथियों के संपर्क में आए और वहीं से आतंक का रास्ता पकड़ लिया। नवीद सिडनी के हेकेनबर्ग में मौजूद अल मुराद इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाता था, जहां उसने मजहबी तालीम हासिल की थी। इसलिए माना जा रहा है कि तालीम के नाम पर नवीद के जेहन में क्या इस तरीके से नफरत भर दी गई थी कि लोगों पर गोलियां दागते समय उसके हाथ एक पल के लिए नहीं कांपे। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में ऐसे संस्थानों और मौलानाओं की कमी नहीं है जो मजहबी तालीम के नाम पर दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाते। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के ही एक मौलाना की तकरीर सुनिए। तो जिहाद के लिए उकसाने वाला ये मौलाना ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है, सरेआम यहूदियों के खिलाफ तकरीरें करता है और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई एक मौलाना नहीं है। सिडनी से मेलबर्न तक ऐसे कई मौलाना हैं, कई संस्थान हैं, कई दीनी तालीम देने वाले मदरसे हैं जो सरेआम जहरीली तकरीरें करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही। जिस बोंडी बीच पर आतंकियों ने कत्लेआम मचाया, उसी बोंडी बीच पर 2 महीने पहले क्या हुआ था, एक बार जरा वो भी आपको देखना चाहिए। तो ये सितंबर की बात है, जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, ये सितंबर का महीना था जब एक शख्स घोड़े पर सवार होकर बोंडी बीच पहुंच गया और ये शख्स हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लिए हुए था। बीच पर सैकड़ों लोगों के बीच भीड़ के बीचों बीच वो खुलेआम इसी तरीके से घोड़ा दौड़ाता रहा। और इतना नहीं, बीच पर मौजूद लोगों से उसने बदसलूकी भी की। किसी तरह पुलिस ने इस शख्स पर काबू किया। पुलिस वाले पकड़कर उसे एक किनारे लेकर आए, लेकिन ये उल्टा पुलिस वालों को ही धमकाता रहा, जिसके बाद मामूली चेतावनी देकर इसे छोड़ दिया। बोंडी बीच पर हमले के बाद अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो फिर से वायरल हो रहा है और लोग ऑस्ट्रेलिया की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई पुलिस की इसी रवैये की वजह से वहां पर जो आतंकी हैं या जो कट्टरपंथी हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, यूरोप से लेकर अमेरिका तक कमोबेश एक जैसे हालात, एक जैसा खौफ। और आपको हम उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि इस घटना के बाद ये खौफ कैसे और बढ़ गया है। फ्रांस में जिस समारोह का लोग साल भर इंतजार करते हैं, जिसे देखने यूरोप के कई देशों से लोग पेरिस पहुंचते हैं, वो समारोह इस बार नहीं होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हर साल नए साल के मौके पर शानदार जश्न का आयोजन होता है, लेकिन इस बार इस आयोजन को कैंसिल होने के आसार नजर आ रहे हैं। आयोजन करने वाले लोगों ने कह दिया है कि सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं और इसीलिए प्रोग्राम छोटा और सीमित रहेगा। आतिशबाजी तो होगी, लेकिन लोग घर से ही देखें। दूसरी तरफ जर्मनी में
क्रिसमस मार्केट पर हमले की साजिश रचने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। आप सोचिए, ये वो देश हैं जिन्हें दुनिया का सबसे तरक्की पसंद मुल्क माना जाता है, जहां लोग बिना खौफ के जश्न मनाते थे, पार्टियां करते थे। यूरोप के उन देशों में से ज्यादातर देशों में एक अजीब सी दहशत पसरने लगी। अब लोग कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं इन देशों की सरकारें ही हैं, जिन्होंने बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पर इस्लामिक देशों से शरणार्थियों को बुला बुला कर अपने देशों में बसाया। अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों से लाखों लोगों को यूरोप में जगह दी। नतीजा यह हुआ कि यूरोप के कई बड़े शहरों में मुस्लिम आबादी बेतहाशा बढ़ी। और ये बात इन देशों के लोग खुद कह रहे हैं। 2015 में सीरिया संकट के बाद 10 लाख से ज्यादा लोग बाहर से आकर यूरोप में बसे। और ये बाहर से आए हुए लोग कहां के थे? इनमें से ज्यादातर लोग सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे देशों से यूरोप पहुंचे थे, और जिसने यूरोप के कई देशों का जो डेमोग्राफी है उसको बदल दिया। माना जा रहा है कि यूरोप में बस चुके शरणार्थियों की जो नई पीढ़ियां हैं वो कहीं ज्यादा कट्टर हो रही है, और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए वो कई बार कट्टरपंथी तरीके अपना रहे हैं। कई लोग इसमें ज्यादा उग्र तरीके अपना रहे हैं, जिसमें इसकी मदद पाकिस्तान में जैसे जो मुल्क हैं और वहां से गए हुए जो कट्टरपंथी हैं जाकर जो यूरोप में बसे हुए हैं वो कर रहे हैं। खास बात यह है कि यूरोप जैसे देशों में आज जो हो रहा है उसकी भविष्यवाणी पहले ही यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने कर दी थी, और उन्होंने साफ कह दिया था कि शरणार्थियों को लेकर यूरोप का भ्रम एक दिन जरूर टूटेगा। तो शेख अब्दुल्ला ने जो कहा था मौजूदा वक्त में कमोबेश वही हो रहा है। यूरोप अपनी ही नीतियों में उलझता जा रहा है, और पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क में बैठे कट्टरपंथी इसे अपने लिए यूरोप में गहरी पैठ बनाने के एक मौके की तरह देख रहे हैं। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। आप ये देखिए कि ये जो दोनों आतंकी जिन्होंने बोंडी बीच पर गोलीबारी की, उनकी गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा बरामद हुआ है। यह बताता है कि ये किस तरीके से आतंकी और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रभाव में थे, और इन्होंने जो गोलीबारी की यहूदियों पर, ये असल में जो दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद की जो लहर चल रही है, ये उसी का हिस्सा है। तो क्लियर कट में अब अगली स्टोरी का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देकर कांग्रेस ने कहीं आत्मघाती हमला तो नहीं कर दिया है, यह सवाल उठाया जा रहा है। क्यों, जरा आगे आपको बताते हैं। तो दिल्ली के रामलीला मैदान की जिस रैली से कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने का ऐलान कर रही थी, वोट चोरी के अपने नैरेटिव को नई धार देने की कोशिश कर रही थी, वो पूरी कोशिश, या यूं कहें कि उस पूरी कोशिश की कब्र कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के एक विवादित नारे ने खोद दी। कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाने लगे, और इसी बात पर बीजेपी ने कांग्रेस को संसद में घेर लिया। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा मच गया। बीजेपी कांग्रेस संसदीय समिति की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद में माफी की मांग होने लगी। हालांकि कांग्रेस ने चोरी और सीनाजोरी वाला रवैया यहां अपना लिया, लेकिन ऐसा करके कांग्रेस ने कैसे अपने लिए नई मुसीबत बुला ली है, और कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बर्ताव कैसे उनके नेतृत्व के वैचारिक दिवालियेपन को दिखाता है, और कैसे इसकी कड़ियां कांग्रेस की एक के बाद एक होती चुनावी हार से जुड़ती है, इस पर मैं आगे विस्तार से बात करूंगा। लेकिन पहले सुनिए कि कैसे इसकी वजह से संसद में सोनिया गांधी के लिए भी माफी मांगने की नौबत तक आ गई थी। मोदी और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। कांग्रेस का नेतृत्व माफी मांगना चाहिए। एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है।
इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में कल कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ रैली की और शक्ति प्रदर्शन के लिए देश भर से कार्यकर्ताओं को जुटाया गया था। मोदी तेरी कब्र खुदेगी का विवादित नारा उसी दौरान लगाया गया। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद में जब विवादित नारे पर माफी की मांग उठी तो कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ दिया। पीएम मोदी को लेकर हुई इस विवादित नारेबाजी से गर्दन बचाने के लिए कांग्रेस अब क्या क्या तर्क दे रही है, जरा उसको सुनिए। तो पहला तर्क तो कांग्रेस ये दे रही है कि कांग्रेस की सोच ही ऐसी नहीं है और ऐसी हरकत हम कर ही नहीं सकते। अगर ऐसी हरकत हुई है, इस तरह की नारेबाजी हुई है, तो निश्चित रूप से इसमें बीजेपी का हाथ होगा। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि कांग्रेस की दिल्ली रैली बहुत जोरदार थी, बहुत कामयाब रही और इसीलिए बीजेपी अब ड्रामा खड़ा कर रही है, उसे हमारी रैली की कामयाबी उससे पच नहीं रही और इसीलिए अब बीजेपी इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रही है। तीसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि रैली में लाखों लोग हिस्सा लेते हैं, इसमें किसने क्या कहा हमें क्या पता, हम सबके बारे में तो नहीं जानते। फिर चौथा तर्क यह दिया गया कि अगर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने ऐसी भद्दी नारेबाजी की हो तो बताइए, बीजेपी के लोग उनका नाम बताएं। अगर छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने अगर कुछ कह भी दिया तो उसको लेकर इतना बखेड़ा क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, जरा सुनिए एक बार। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं। I asked Ji, any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. We don't know. Lakhs of people are participating in the rally. It is not our customs to blame, use dirty language, unacceptable language against any political leader, even though they are our political enemies. तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई ये हमारी संस्कृति नहीं है और ये कांग्रेस के लोगों की आदत नहीं है कि वो विपक्षी या अपने किसी भी जो विरोधी है उसके खिलाफ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करें। लेकिन हकीकत क्या है, ये कई मौकों पर दिख चुकी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस किस तरह की भाषा का, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं, ये एक बार नहीं बल्कि दर्जनों मौकों पर ये दिख चुका है। और इस बार भी कांग्रेस के इन दावों की धज्जियां इसलिए उड़ रही है क्योंकि इसकी हकीकत भी सामने आ गई। और इसकी हकीकत कैसे सामने आ गई, तो जो महिला इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है, इस वीडियो में जो नारेबाजी कर रही है मोदी तेरी कब्र खुदेगी की, उसी महिला ने मीडिया के सामने आकर अपना न सिर्फ नाम बताया बल्कि उसने पार्टी में अपना पद, अपना ओहदा सब कुछ बता दिया। और सुनिए कि जो नारेबाजी की करने वाली जो मंजुलता मीना नाम की जो महिला है वो क्या कह रही है। और मैं जिलाध्यक्ष जयपुर शहर महिला कांग्रेस से। और मंत्री के बारे में आपने क्या बोला कि मोदी तेरी खबर खुदेगी? देखो वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। आपने मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई मोदी तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। आप अपने बयान पे कायम है? कायम है। क्या एक नारा है क्या जो आपने बोला? ये नारा ही है हमारा। तो कैसे आप लोग इसका उच्चारण करती हैं? उच्चारण इसलिए करते हैं, आज जो देश में हालात हो रहे हैं, संविधान, इस लोकतंत्र में संविधान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। कैसे बोलती हैं आप? मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे। तो नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू। तो ये आप सोचिए कि ये महिला कोई ऐसा नहीं कि सामान्य कार्यकर्ता है, ये जयपुर की महिला जो कांग्रेस है, या यूं कहें कि कांग्रेस का जो महिला विंग है उसकी अध्यक्ष है और ये कह रही है कि ये तो हमारा नारा ही है, इसमें नई बात क्या है और इसमें हमने क्या ऐसा गलत कह दिया जिसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। मतलब कांग्रेस के जो लोग कह रहे हैं उसकी पूरी पोल खुल गई। ये साबित हो गया कि नारे लगाने वाली मंजुलता कांग्रेस की पदाधिकारी है और उन्हें इस बयान पे कोई पछतावा नहीं। वो कह रही है कि हमारा नारा है भाई, कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह मंजुलता का बचाव किया जा रहा है वो बता रहा है कि कांग्रेस
किस तरह की राजनीति तक उतर आई। तो प्रियंका गांधी से लेकर केसी वेणुगोपाल तक कांग्रेस के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि ऐसा विवादित नारा लगाना कांग्रेस की परंपरा नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे कांग्रेस की तरफ से पहले भी कई बार लगाए जा चुके हैं। फरवरी 2023 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली एयरपोर्ट पर धरना देते हुए कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने यही नारा लगाया था और उस समय भी इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। इसी तरीके से 2023 के इस वीडियो में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को, उसमें तो आप देख सकते हैं, इसमें तो फिर भी ये जो नेता जब ये महिला कह रही है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, तो हमारा नारा ही है, तो ये भी नहीं कह रही है, क्योंकि जो 2023 में इस तरह की नारेबाजी हुई थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप कई बड़े चेहरे को देख सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला हैं, शकील अहमद हैं, आपको इसमें कई बड़े नेता दिख जाएंगे। तो ये हैरानी की बात नहीं है कि जो जयपुर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है वो ये कह रही है कि ये तो हमारा नारा ही है, इसमें कोई नई बात क्या है, इसमें माफी मांगने वाली बात क्या है, क्योंकि उनके बड़े नेता भी इसी तरह के नारे लगाते रहे। फरवरी 2023 में ही अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान बिहार में कांग्रेस ने यही नारा लगवाया था और इसका जवाब पीएम मोदी ने शिलांग रैली में दिया था। कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाने वाले ये सोचते हैं कि हमारी कब्र खुदेगी, लेकिन मोदी का कमल खिलेगा। पीएम मोदी के उस बयान के बाद कांग्रेस 4 बड़े चुनाव में बुरी तरह से हारी। जम्मू कश्मीर हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र में हार हुई और बिहार में तो सुपड़ा ही साफ हो गया। चुनावी जीत के लिए पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों को कांग्रेस 2007 से आजमा रही है। सोनिया गांधी से लेकर और मल्लिकार्जुन खड़गे तक पीएम मोदी को लगातार अपशब्द कहते रहे, लेकिन सच यह भी है कि हर बार उनका यह दांव उल्टा सब पड़ता रहा। और गजब तो यह है कि कांग्रेस इसे अभी तक समझ नहीं पाई। बिहार में करारी हार तो एकदम ताजा मामला है, जहां चुनाव प्रचार या अभियान की शुरुआत ही पीएम मोदी की मां को गाली के साथ हुई और एक तरीके से उसे बिहार की चुनावी राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा गया। और उसके बाद दिल्ली रामलीला मैदान की जो रैली है, वहां फिर से वही अगर नारा लग रहा है उस हार के बाद भी, तो लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कुंठा और हताशा है क्या, जो इस तरीके से नारों के रूप में सामने आ रही है। बार बार मिली हार से पैदा हुई कटुता है, जो कभी पीएम मोदी के मां को गाली के रूप में सामने आती है, तो कभी मोदी के कब्र खोदने वाले नारे के रूप में सामने आती है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर ऐसा कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, भाई दुनिया में जो भी आया है सबको जाना है, सबकी कब्र खुदनी है, लेकिन आप ऐसा कह के आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब कहीं यह तो नहीं कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता हर बार ले देकर इसी नारे पर उतर आते हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उनको ऐसे मुद्दे और ऐसे नारे उन्हें देने में नाकाम रहा है, जिसको लेकर वो एक ज्यादा बेहतर और ज्यादा सार्थक राजनीति कर पाए। और अगर ऐसा नहीं है तो हर बार कांग्रेस की जो राजनीति है वो गाली गलौच वाली राजनीति, इस तरह के नारे लगाने वाली राजनीति में क्यों तब्दील हो रही। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के पास कोई ऐसा अल्टरनेट राजनीतिक एजेंडा है जिसके जरिए वो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, तो उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन उसकी बजाय अगर कांग्रेस बार बार मोदी की मां को गाली देकर या उनके कब्र खुदने की नारे लगाकर अगर इस तरीके से उनको लगता है कि वो बीजेपी को मात दे देंगे, तो एक बड़ी गलतफहमी में है। और इसीलिए बीजेपी कांग्रेस को वंशवाद और परिवार की राजनीति पर लगातार घेरती रही। कह रही है कि कांग्रेस के पास न तो सक्षम नेतृत्व है और न ही जन सरोकार वाला राजनीतिक एजेंडा है, न ही अपने कार्यकर्ताओं को सही गाइडेंस देने वाला कोई नेतृत्व बचा है। कांग्रेस में सब कुछ बस गांधी परिवार है और उनको लगता है कि गांधी परिवार के बूते ही कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी। जबकि बीजेपी लगातार भविष्य की तैयारियों में लगी रहती है और उसका एक
उदाहरण आप और देखिए कि कैसे बीजेपी भविष्य के लीडरशिप को तैयार करती जा रही है। सरकार हो या संगठन, उसमें नए चेहरों और नए लोगों को उनकी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलता रहा है। और उसकी एक तस्वीर अभी आप देख रहे हैं नितिन नवीन के रूप में। 45 साल के नितिन नवीन को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन कांग्रेस उसकी भी आलोचना कर रही है। नितिन नवीन को मुखौटा अध्यक्ष कहा जा रहा, जबकि बीजेपी पार्टी में युवा नेतृत्व को आगे करके भविष्य की राजनीति गढ़ने की कोशिश चल रही। और कैसे उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आज पटना से लेकर और दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर तक दिखाई दी, जहां नितिन नवीन के समर्थन में बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटे हुए। सवाल यही है कि क्या ऐसी तस्वीरों से कांग्रेस नेतृत्व को लेकर बगावत का डर सताता है? क्या नए नवेले चेहरे नितिन नवीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने से कांग्रेस में राहुल के नेतृत्व पर जो सवाल उठते रहे, क्या वो और तीखे नहीं हो जाएंगे? कि एक तरफ जो देश की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी है, वहां नए चेहरों को लगातार मौके मिलते हैं, और दूसरी तरफ हार के बाद हार, एक नाकामी के बाद दूसरी नाकामी का मुंह दिखाने वाले राहुल गांधी को उनकी नेतृत्व पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया जाता। आखिर क्यों? यह सवाल कांग्रेस के नेताओं के सर्कल में अंदर खाने तो पूछा जाता है, लेकिन सामने आकर पूछने की हिम्मत किसी में नहीं होती। और ये सवाल इसी तरीके, ये ऐसे ही नहीं है। आप देखिए, बिहार में चुनावी हार के बाद ओडिशा में एक पूर्व कांग्रेसी विधायक मोहम्मद मोकिम के नेतृत्व पर सवाल वहां उठाया गया। यहां तक कह दिया गया कि नेतृत्व से मुलाकात का टाइम नहीं मिलता है। और ये कोई नई शिकायत नहीं है। आपको याद होगा कि आज नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, हेमंत विश्व शर्मा, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, और उनकी भी यही शिकायत थी कि राहुल गांधी से मिलना बहुत बड़ी बात थी, और जब मिल भी लिए तो किस तरह का उनका अनुभव था वो अक्सर वो शेयर करते हैं मंच, वो आपने सुना होगा। और अगर वही शिकायत आज भी कोई उड़ीसा का विधायक कर रहा है या किसी दूसरे राज्य का विधायक और नेता कर रहा है, तो आप सोचिए कि इतने सालों में, पिछले 10 सालों में कांग्रेस में क्या बदला है। और इतनी सी बात पर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हेमंत विश्व शर्मा को भी पार्टी छोड़नी पड़ी थी और मोहम्मद मोकिम को भी छोड़नी पड़ी, उनको भी निकाल दिया गया बाहर। तो ऐसे मामलों में सीधे पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर नेताओं को बाहर कर दिया जाता है। एक तरफ बीजेपी है जहां पर कि नए चेहरों को, या यूं कहे कि जो परिवारवाद के दायरे से बाहर के लोग हैं, उनको लाकर के पार्टी में केंद्रीय भूमिका में रखा जा रहा है। पार्टी को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है, उसकी चुनौतियों के लिए। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस में एक ईमानदार मंथन करने की बजाय या पार्टी की कमियों पर सवाल उठाने वालों को कैसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है, ये उसकी कुछ उदाहरण हैं। आपको याद होगा कि अभी तिरुवनंतपुरम में सांसद शशि थरूर के साथ भी ऐसा ही होता रहा है। कांग्रेस के में कहने को वैसे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन चलती किसकी है और कौन है जो सब कुछ तय करता है, यह सबको पता है। लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो उस आदमी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना है और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस जब तक नहीं तलाश लेती है तब तक इसी तरह के नारों के सहारे उसकी राजनीति चलती रहेगी। तो आज क्लियर कट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।